बूंद बूंद जहर पिया पिया के नाम। एक सुंदर कहानी, लेखिका देवी नागरानी जी। ये कहानी लेखिका देवी नागरानी जी की अनुमति से ही पहली बार YouTube पर प्रकाशित की जा रही है। तो सुनते हैं कहानी। जिंदगी ने जो कुछ भी मुझे दिया वो मिट्टी समान था, पर मेरी तकदीर मेरे हाथों में थी। उसी हौसले पर मैंने मिट्टी को सोना बनाया। जो जिंदगी मुझे मिली वो मौत से भी बदतर, मौत के पहले मरने का एहसास। हर वक्त उसके साथ मुलाकात ने मेरे दर्द को रफू चक्कर कर दिया। जिसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी ना हो, उसे मिट जाने का कैसा डर। उस निर्जरता की डगर पर कदम दर कदम चलते हुए जो हिम्मत और हौसला मैंने अपने अंदर पाया, दुनिया और दुनियादारी से जो तजुर्बा हासिल किया, वही मैं आज अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर रही हूँ। रात के समय औरतों के लिए स्थापित की हुई संस्था में अशिक्षित औरतों को शिक्षा की रोशनी प्रदान की जाती, उनके एहसासों को जगाया जाता ताकि वो अपने होने के एहसास और इस जीवन के मकसद को समझ सकें। मैंने उनके भीतर हालातों से हार न मानने का हौसला, संघर्ष का जज्बा और आत्मविश्वास के अंकुर बोने की कोशिश की। विश्वास का तत्व कि मैं जैसी भी हूँ, अगर किसी से बेहतर नहीं हो तो कमतर भी नहीं। अपना मूल्य खुद आंकना था। समय के विरुद्ध युद्ध हारकर अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में सौंपना कायरता है। संघर्ष के पहले ही हार मानने वाली बात है। फिर सामने चाहे कोई अपना अजीज हो, पति, घरबार, परिवार की परिभाषा जहाँ मिथ्या लगे, तो समझना चाहिए कि रिश्ते में स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं बचा है। नारी पति को परमात्मा का दर्जा देती है, घर की चौखट को मंदिर का स्थान देती है और अटूट विश्वास के साथ अपना जीवन घर व घरवाले के हवाले कर देती है। ये कोई फतह पाने की बात नहीं। अपने मतलब को पाने के लिए घर का सरताज हैसियत की गलतफहमी के बलबूते पर नारी को कमज़ोर समझकर उस पर दबाव डाले, अपनी मर्दानगी का जोर आजमाए। ये मर्दानगी नहीं, सरासर कायरता है। शादी को 1 साल हुआ था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। स्वरूप काम से जब घर आया तो उसके साथ 2 मर्द और 2 औरतें साथ थी। मैंने सोचा साथ काम करने वाले सहयोगी दोस्त होंगे और ये शायद उनकी पत्नी है। मेहमान नवाजी की रस्म अदा करते हुए मैंने उनका स्वागत करते हुए पापड़ पानी उनके सामने रखते हुए चाय के लिए रसोई करती और मुड़ी तो पति स्वरूप ने उनकी तरफ से एक फरमाइश पेश की। रूप कुछ पकौड़े तल कर ले आती तो पीने का मज़ा दुगना हो जाता। मैं मनी मन में विचलित हो उठी। मैंने इससे पहले स्वरूप में आज जैसे आसार नहीं देखे थे। अरे यार, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है और रसीली भी। उन दोनों मर्दों में से एक ने ठहाका मारते हुए कहा। उसके मोटे मोटे भद्दे होंठ जब कहने के लिए खुले तो उनमें से झलक रहे दांतों के पीले दाग यूँ लगे जैसे कोई मगरमच्छ पानी में तैरती किसी मछली को अपना शिकार बनाने की खुशी में चहक उठा हो। रसोई घर की ओर जाते मैं सरापा डर सी गई। ये क्या? स्वरूप का रूप ही आज बदला हुआ लग रहा था। लगा जैसे ये नाम किसी शख्स का नहीं, एक गलत सोच का प्रतीक है। मेरे साथ वह उसकी दूसरी शादी है। पहली पत्नी गुजर गई थी, बाल बच्चा नहीं था। मैं स्वरूप की ऑफिस के सामने एक स्कूल में लाइब्रेरी इंचार्ज थी। उम्र 32 साल, कंवारी, अपने काम से काम रहने वाली अकेली रहती थी। जिस दिन स्वरूप मुझे स्कूल के बाहर निकलते देखकर मेरे पास आया और अपना परिचय देते हुए कहा, रूपा जी, मेरा नाम स्वरूप है, मैं ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर हूँ,
तुम्हें हर रोज़ इसी समय स्कूल से निकलकर बस में चढ़ते देखता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने हाथ की उंगली से अपने ऑफिस की ओर इशारा किया। मैं हैरान हुई। उससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि कोई मर्द बीच राह में मुझे रोककर मुझसे बतियाने की कोशिश करे। पर मन ही मन उसकी मर्दानगी पर नाज हुआ और उसकी हिम्मत की दाद भी देनी पड़ी। इस तरह राह चलती लड़की को रोककर बतियाने के लिए। आपने मेरा नाम कैसे जाना? तुम कहो। वैसे जिसमें चाह होती है उसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मन मचल उठता है। मैं तुम्हारे साथ के लिए बहुत लालायित हूँ, तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। वो बिना सांस लिए सब कुछ एक साथ कह गया, बिना इस बात की परवाह किए कि वो रास्ते पर खड़ा है। हम दोनों बस स्टॉप के करीब आ पहुँचे थे। दूर से आती मेरी बस को देखकर मैं उसमें सवार हुई और चढ़ते ही अपना हाथ हिलाकर उसे बाय किया। एक पल के लिए मुझे खुद पर भी हैरानी हुई कि ऐसा मैंने किस जज्बे के तहत किया। शायद यही कुदरती कशिश है, एक स्त्री की एक पुरुष की ओर, और उसमें कुछ गैर वाजिब भी नहीं लगा। दूसरे दिन 5 बजे स्कूल से निकलते मेरी आंखें खुद ब खुद सामने की ओर चली गई, जहां स्वरूप शायद मेरे ही इंतजार में खड़ा था। आगे बढ़ते हुए उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने कुछ सोचा उस बारे में? किस बारे में? हमारी दोस्ती के बारे में, हमारे साथ के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में। तुम अगर हामी भरो और साथ दो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। मेरी पहली पत्नी के बाद मैं अकेला पड़ गया हूँ। तुम चाहो तो शादी के बाद नौकरी कर सकती हो, न चाहने पर छोड़ भी सकती हो। मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, जिससे हमारी घर गृहस्थी ठीक से चल सकेगी। स्वरूप को जैसे ब्रेक लग गई। कारण मेरी हंसी थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं पेट पकड़कर हंसते हंसते झुकती चली गई और वो आश्चर्य से मेरी ओर ऐसे देखता रहा जैसे कोई कारण ढूंढ रहा है। क्या हुआ? सब कुछ हो गया, बाकी बचा नहीं रोया। अब स्वरूप के हंसने की बारी थी। हंसते हंसते वह भी अपने पेट को पकड़कर हंसी रोकने का प्रयास करता रहा। फिर एकदम शांत होकर गीली आंखों से मेरी ओर देखते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, तो मैं क्या समझूं? कुछ न कहकर मैंने अपनी हंसी पर काबू पाते हुए उसकी आंखों में देखा और फिर नज़र झुकाते हुए अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया। इसी को वो मेरी हामी समझ बैठा। बस मुस्कुराते हुए कहने लगा, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर कंसेंट। मैं जैसे बेहोशी से होश में आई। अगले शनिवार को हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तुम अपनी 1-2 सहेलियों को ले आना, मैं भी अपने कुछ दोस्तों को साथ लाऊंगा। सच में आने वाले शनिवार के दिन हमारी कानूनन कोर्ट मैरिज हुई और हम पति पत्नी ऐलान कर दिए गए। रवायती तौर हमने एक दूसरे के गले में फूलों की मालाएं पहनाई। रजिस्टर पर उसके और मेरे दोस्तों के सामने हम दोनों ने हस्ताक्षर किए। रजिस्ट्रार ने मुस्कुराते हुए हमें बधाई दी। तत्पश्चात मैंने स्वरूप को और उसने मुझे हाथ पर दबाव डालते हुए बधाई दी। उसके बाद हम उन दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खाकर खुशी खुशी सैर सपाटा करते रात 11 बजे उस घर में पहुँचे जहाँ स्वरूप रहता था। घर बहुत बड़ा तो न था, पर 2 लोगों के गुजर के लिए छोटा भी नहीं था। एक बड़ा बेडरूम, एक हॉल और रसोई घर, बाथरूम और वे सब सुविधाएं जो एक घर में होनी चाहिए। शादी की पहली रात गुजरी। हम दोनों ने 10 मिनट के लिए अपनी अपनी छुट्टियां मंजूर करवा ली। गोवा चले गए। नशीला वातावरण, हरसू हरियाली, सामने समुद्र जिसमें चढ़ती उतरती लहरें कभी कभी किनारों से टकराकर शोर मचाती हुई लौट जाती, कभी आगे बढ़कर हमारे पाँव को ठंडक पहुंचा जाती।
मेरा मन भी कुछ उन्हीं लहरों की तरह हिचकोले खाता, कभी अपने उठाए कदम पर विश्वास व अविश्वास की पुल पार करता हुआ उस ठंडक का आनंद लेता, तो कभी इस रिश्ते की गहराई को मापने की कोशिश करता। ये सब इतना जल्दी हुआ कि फैसला करने के लिए वक्त ही नहीं मिला, और फिर सब कुछ संपूर्ण हो गया। और अब वो मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी। गोवा में हम दोनों साथ साथ खूब घूमते हुए वातावरण का, एक दूसरे के साथ का आनंद लेते रहे। नारियल का पानी रोज़ पीते रहे। एक दिन स्वरूप ने मुझे अपनी कसम देकर ताड़ी पिला दी। दूसरी बार ताड़ी में कुछ मिलाकर वही कसम देते हुए मुझे पिलाया। जहर पीने का ये मेरा पहला घूंट था। एक दिन सिगरेट का कश लेते लेते मेरी और सिगरेट बढ़ाते हुए स्वरूप ने कहा, एक कश ले लो, फिर देखना कितना मज़ा आता है। मैं चौंकी। ये कैसा पति है जो अपनी नवविवाहिता पत्नी को इन अनचाही वस्तुओं से वाकिफ़ करा रहा है? पर था तो मेरा पति, इस नाते उस रिश्ते पर विश्वास बना रहा। एक बार से उसे मुझे फिर से ताड़ी पीने की जिद की। मेरे ना कहने पर उसके चेहरे का स्वरूप कुछ बदल गया। मुस्कुराकर बात को दूसरी दिशा में ले गया। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक ऐसी बात भर कर गई कि जिसमें छिपा हुआ था डर, अविश्वास और न जाने क्या क्या। मैं खुद अनजान थी कि ऐसे विचार मेरे मन में क्यों उत्पन्न हो रहे। खैर, हंसी खुशी 8 दिन बीत गए। लौट कर घर आए। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, फिर वही स्कूल, वही ऑफिस, वही घर और चूल्हा। यूं ही 6 माह गुजर गए। बाहरी तौर पर सब ठीक ठाक चल रहा था, पर मन में कहीं ना कहीं एक अस्थिरता घर कर गई। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन आखिरी इम्प्रेशन होता है। वो कहीं भी लागू नहीं हो रही थी। हम फ़कत रात का खाना साथ साथ खाते थे। दिन को दोनों की दिनचर्या अपने अपने समय अनुसार व सुविधा अनुसार हुआ करती थी। कभी कभी स्वरूप रात को घर लौट कर आता। मैं खाना खाकर आया हूँ, तुम खा लो। मन में सोचती, ये कहाँ से रिवायत का हुक्मनामा है कि खाने का इंतज़ार करने के बाद आकर ये सज़ा सुनाई जाए बिना किसी जायज़ कारण के। फिर ऐसा अक्सर होने लगा और मैंने जहर का दूसरा घूंट पी लिया। एक बार मैं स्कूल से घर लौटी। अक्सर स्वरूप मुझसे आधा घंटा बाद घर पहुंचता, पर उस दिन वह घर पर बैठा सिगरेट फूके जा रहा था। कहीं जाने को तैयार बैठा था। कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे। इत्र की महक सारे कमरे में फैली हुई थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, रात को शायद मैं ना लौट पाऊँ, तुम सो जाना, सुबह मिलते हैं। ये जहर का तीसरा घूंट था जो मैंने पी लिया। हल्की सी कड़वड़ाहट ने मेरे लबों को लगभग सी लिया था। मैंने स्वरूप का रूप देखा था, पर अब लगा उसे जानने लगी थी। ये तो कोई और ही शख्स था जो उस शख्स में छुपा हुआ बैठा था, जिसकी हर एक पता उतरते ही उसकी शख्सियत मेरे सामने एक नए रूप में जाहिर होती। ऐसा करते करते शादी को 11 महीने गुजरे। अब तो यह रोज़ का अनचाहा सिलसिला बनता गया। या तो वह घर आकर पूरी तरह से बंद संवर कर फिर जाता, या खाना खाए बगैर ही सो जाता। मतलब कुछ भी नॉर्मल सा लगे ऐसा नहीं था। और इस हकीकत ने मेरी ज़िंदगी की नींव को हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या करूं? इसके साथ अपना दर्द बांटूं। मन में उथल पुथल मची हुई। शाम को घर लौटती, खाना पकाकर उसके आने का इंतज़ार करती। बहुत देर बाद वो खाना फ्रिज में रखकर सोने की कोशिश करती। 1 साल पूरा होने के पहले ही खाना पकाने की मेरी चाह कम होते होते ना के बराबर हो गई। कोई खाने वाला भी तो हो जिसके लिए कुछ बनाऊं, पर बनाकर वही खाना फ्रिज में रखूं तो किस लिए, किसके लिए? पकौड़े तैयार है क्या? स्वरूप रसोई घर के बाहर से आवाज़ आई। हाँ, तो बाहर लेकर आओ और सबके साथ आकर बैठो। ऐसा कहकर स्वरूप ने एक ठहाका लगाया। ठहाके में ना जाने क्या था कि मेरा खून खौल गया। कुछ लोगों के लिए बेशर्मी की हदें पार करना भी एक आदत होती है।
जो शर्म की सीमाओं को उल्लंघन की जरूरत जानबूझकर किया करते। आज मैंने जहर का चौथा घूंट पिया, जिसमें कसलापन पहले 3 घूंटों से अधिक था। अरे रूपा जी बाहर आइए, हमसे क्या पर्दा, एक दोस्त ने वहीं से जोरदार आवाज में कहा। हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं, औरतों और मर्दों के बीच भी नहीं। ये दूसरा मर्द था जिसने पहले वाले की अफजाई की। कढ़ाई में खौलते घी की गर्मी से अधिक मेरे जीवन की आग की तपिश थी। लगा मेरे भीतर का खून उबल कर बाहर उफान की तरह उमड़ रहा था। अगर सभी कुछ यूं जल जाना है तो बाकी क्या रह जाएगा। उस समय मैं अपना मन रसोई के काम में लगाए रखना चाहती थी। 2-3 बार स्वरूप ने आवाज़ लगाई, रूप आओ, आकर हमारे साथ बैठो तो सही। पर ना जाने मेरे अंदर में कहाँ से गर्मी का उबाल आया, जो मैंने जोश भरी आवाज़ में रसोई घर से कहा। एक बार कहा नहीं तो नहीं, अब फिर कह रही हूँ कि मैं आप सबके साथ बैठकर न खाऊंगी, न पीऊँगी और न ही बैठकर बात करूँगी। आपको जो करना है वो कीजिए, मुझे फिर से आने के लिए आवाज़ मत दीजिए। मेरी आवाज़ में ना जाने कैसी बिजली की गड़गड़ाहट थी, जिसको सुनने के बाद उन्होंने मुझे बाहर आने के लिए आवाज़ ही नहीं दी। मेरी आवाज़ में अभी तक कल वाली गर्मी थी। गायत्री भवन की महिलाओं को ये बदलाव बखूबी नज़र आया और उन्होंने अपने अपने ढंग से अपना रवैया जाहिर किया। एक ने कहा, अरे दीदी, ये जो नया सबक आपने हमें याद करने के लिए दिया वो तो बहुत मुश्किल है, याद ही नहीं पड़ता। क्या मुश्किल है उसमें? मैंने फिर उसी कड़वे लहजे में पूछा। ये राम की पत्नी सीता रावण के पास रात भर रहकर लौटी, फिर अग्नि परीक्षा और न जाने क्या क्या लिखा है रामायण के इस पाठ में। पात्र बहुत है, नाम बहुत है, याद करने इतने आसान नहीं। और एक धोबी की पत्नी का प्रसंग है। उसकी पत्नी एक दिन घर नहीं आई तो दूसरे दिन धोबी ने उसे घर में आने नहीं दिया, ये कहकर कि मैं कोई रामचंद्र तो नहीं हूँ जो सीता का रावण की वाटिका में रहने के बाद भी उसे घर में रहने दो। अरे पगली, बैठो तो तुम्हें समझाऊं। तुम जो सुबह से रात तक अपने घर में काम करती हो, बच्चों को स्कूल भेजती हो, लौटने का इंतज़ार करती हो, पति को समय पर ज़रूरत की हर चीज़ देती हो, क्या ये सब तुम याद करती हो? ये सब सहज सहज अपने आप हो जाता है। सिर्फ करने की निस्वार्थ भावना चाहिए। जब जब स्त्री की मानहानि होती है या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तभी ये रामायण महाभारत शुरू होता है। रूप के मन के भाव जबान पर आ गए। दीदी, रावण 10 सिरों वाला था क्या? हाँ, ये सच है। रोज न जाने कितने रावण नकाबों के मुखौटों के पीछे छुपे समाज में घूम रहे हैं, जिनकी करनी कुछ होती है और कथनी कुछ और। मैंने औरतों को समझाते हुए कहा, पर उसी कड़वाहट भरी आवाज़, अच्छा दीदी, अब समझ में आ गया। ये कहकर वे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। मैं अपनी सोच की जंजीरों से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश में अपने अतीत से बाहर निकलकर वर्तमान में आई। उस रात 2 बजे तक ऊपर के कमरे से 2 मर्द और 2 औरतों की आवाज़ें, अनुपयोगी मजाक, भद्दे शब्द मैंने अपने घर में सुने। ये मेरा पहला अनुभव था। मन में एक निर्णय लिया। 8 बजे स्वरूप तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला और मैं भी 9 बजे निकली। फ़कत उस घर से ही नहीं, उस ज़िंदगी की भीड़ से जब निकली तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या देखती? क्या था वहाँ देखने लायक? क्या कुछ था वहाँ जिसे मैं अपना कहूँ? गनीमत यह कि मेरा स्वाभिमान मेरे साथ था। मैंने अपने साथ अपने जेवर, कुछ कपड़े और रकम ली। बाकी जो उसका था वहीं छोड़ दिया। दहलीज के बाहर आते ही लगा कि मेरे भीतर कुछ था जो टूट गया। मुझे ना घर छोड़ने की रंजिश थी और ना ही घर के मालिक को छोड़ने की। इतना ज़रूर जाना
मुझे सफ़र में कई समझौते करने पड़े। एक अफसोस ये भी था कि मैंने उस आदमी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। निर्दोष तो मैंने खुद को भी नहीं समझा और सज़ा भी मैंने खुद के लिए तय की। मैंने उस मौजूदा स्कूल से अपना इस्तीफ़ा मंजूर करवाकर पास के छोटे से गांव में एक स्कूल में नौकरी ट्रांसफ़र करवा ली। बस 4 दिन के बाद वहां जाकर काम शुरू किया। गायत्री भवन की महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने का काम। अरे राधा, तुम खड़ी हो जाओ। इस विषय के बारे में जो महसूस करती हो वो सभी के सामने कहो। राधा उठ खड़ी हुई, पार्वती की ओर देखते हुए कहने लगी। पार्वती का पति उसे रात को दारू पीकर बहुत मारता है और सुबह उठते ही उससे माफ़ी मांग लेता है। ये बहुरूपी मर्द ही तो रावण होता है। ऐसा कहकर मैं चुप हो गई। ये मर्द ही है जो हर फैसले का अख्तियार अपने पास रखता है। औरत के अख्तियार भी ये नाम मात्र के होते हैं, रीति रिवाजों की बेड़ियों से जकड़े हुए। इसीलिए औरतें अपने हक के लिए बगावत नहीं कर पाती। ये बगावत का अख्तियार भी मर्द ने अपने पास रखा है। सिर्फ बर्दाश्त का हक औरत को दे दिया है। पार्वती, तुम ऐसी सोच की जंजीरें तोड़ क्यों नहीं देती? मार पीट पर ऐतराज़ जताओ, घर में बगावत करो। उस रावण नाम के मर्द को अपनी अहमियत को मत रोने दो। कहते हुए मैंने अपने कमरे में जाने की राह पकड़ी। 5 साल बाद। रूपा, मुझे माफ़ कर दो। सुनकर सर उठाया। देखा, मेरे क्लास के सामने, भीतर बैठी औरतों के सामने स्वरूप हाथ जोड़कर खड़ा था। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। मैं राह से भटका मुसाफिर, तुम्हारे साथ रहते हुए भी खुद को बदल ना पाया। आज मैं अपनी उन गुस्ताखियों की सज़ा भुगत रहा हूँ। न मेरी नौकरी रही है, न घर, न वे दोस्त जिन्हें मैं अपना कहता था। कहकर स्वरूप वाकई एक भिखमंगे की तरह आंखों में आंसू लिए विनम्र याचना कर रहा था। रूपा ने उसकी दयनीय हालत देखी और फिर अपना मुंह बेरुखी से मोड़ लिया। उसकी कर्तव्यता ने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया था। बस एक नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए धीमे से कहा, रूप, तुम अपनी ज़िंदगी के लिए जो रास्ता चाहो चुन लो, पर मैं कोई सीता नहीं जो इस वनवास के बाद तुम्हारी लंका में फिर से पनाह पाकर अपने विनाश को दावत दूँ। तुम जिस राह से आए हो उसी से लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक है। कहते हुए मैंने अपने कदम अपने घर की ओर मोड़ लिए। रूप, इसके आगे वो कुछ न कह सका। स्वरूप कभी कभी एक बुझते दिए के सामने सरफिरी हवाएं सर पटक पटक कर दम तोड़ देती। जुल्म और मौत उम्र नहीं देखते। हम सभी कहीं ना कहीं हर जुल्म में शरीक है। सज़ा हमें भी मिलनी चाहिए। जो मर्द औरत की अना की रक्षा न कर सके, ऐसे मर्द पर आधारित होने से बेहतर है औरत निराधार ही रहे। मैं इस प्रतिज्ञा को सहजर स्वीकारते हुए अपनी इस वाटिका में अपना जीवन गुजार लूँगी। इसी में मेरी अना है, यही मेरा अमल है। बहुत बहुत शुक्रिया।